कोई डाउट है क्या, राइट। अब बहुत लोग क्या करते हैं कि नहीं भाई मेरा तो कोई क्वेश्चन नहीं है एंड छोड़ के चले जाते हैं, तो आई थिंक वो सबसे ज्यादा बेवकूफ वाला काम करता है कि मेरा तो इंटरव्यू अच्छा गया पर अभी तक मुझे पता नहीं चला है। तो एक आइडियल टाइमिंग क्या होता है कि द एचआर विल गेट बैक टू यू? कई कैंडिडेट्स डीमोटिवेट हो जाते हैं, राइट। उनको लगता है अरे यार क्या क्या हो रहा है मेरे साथ। ऐसे सिनेरियोज में साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा प्रेशर भी आता है एंड देन बहुत ज्यादा डीमोटिवेटिंग भी होता है। तो आपकी क्या राय है, ऐसे सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए? बिकॉज़ तो लोग क्या किया था कि प्रॉक्सी कैंडिडेट बैठाए थे। प्रॉक्सी कैंडिडेट कि कैमरा के सामने तो कोई बंदा बैठा हुआ है बट पीछे से कोई दूसरे बंदे कर रहा है, ठीक है, बोल रहा है पॉसिबिलिटी के भाई क्विकली ज्वाइन करना है, एब्सकॉन्ड कर दो। तो जो एब्सकॉन्डिंग कैंडिडेट्स आते हैं उनके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? नहीं कि ग्रोथ बस स्विच करने पर ही मिलते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि स्टेबल रह के भी वो ग्रोथ कर सकता है एंड अपने पेपर डाल दिया, राइट। एंड आप कंपनी को बोल रहे हो कि मुझे 2 वीक या 3 वीक या 1 महीने के अंदर रिलीज करो। दे आर सेइंग कि वी विल गिव जो एक बाय आउट पॉलिसी होती है कंपनी में, वो भी वो लोग बोल रहे हैं कि हम बाय आउट करने के लिए भी रेडी, फिर भी कंपनी नहीं छोड़ रही क्योंकि ऑब्वियसली कंपनी के माइंड में या उनके पर्सपेक्टिव से ये अलग गेम है या अलग चक्कर में जो रील वगैरह में आता है कि ऐसे बात करो, मार्केट स्टैंडर्ड, अपना सीटीसी मत बताओ वगैरह वगैरह, वो फालतू का एक्सक्यूज है। मैं प्रोसेस ही नहीं करूंगा अगर आप मुझे डिटेल्स ही नहीं दे रहे हो तो। हाय गाइस, इस पॉडकास्ट की सीरीज में हमने इनवाइट किया है टैलेंट एक्विजिशन स्पेशलिस्ट सायन मंडल को। यहाँ हमने डिस्कस किया है कंपनी हायरिंग से रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल क्वेश्चंस। वैसे ये वीडियो पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया कि किस तरह से एक पूरा हायरिंग प्रोसेस होता है, हमें एटीएस फ्रेंडली रिज्यूम्स कैसे बनाना चाहिए, क्या सही तरीका है एचआर को रीच आउट करने का ताकि रिजेक्शंस काफी कम हो, वो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो एचआर देखते हैं एक कैंडिडेट में थ्रू आउट द इंटरव्यू, और क्या सिर्फ टेक्निकल स्किल से ही एक इंटरव्यू क्रैक किया जा सकता है या सॉफ्ट स्किल्स कितने ज्यादा जरूरी है। तो अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके पहले उस वीडियो को देखिए। इस सेकंड पार्ट में हम एक लेवल और डीपर गए और डिस्कस किया सैलरी निगोशिएशन का सही तरीका, क्या कहना चाहिए जब एक एचआर आपसे पूछे डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, एब्सकॉन्डेड और डुअल एम्प्लॉयमेंट वाले एम्प्लॉयज को एचआर किस तरह से रिक्रूट करते हैं, एक इंटरव्यू के बाद एचआर के साथ फीडबैक के लिए कितने टाइम तक वेट करना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट हाउ ऑफन शुड यू स्विच। तो इन दोनों वीडियोस को स्पेशली एंड तक जरूर देखिए और दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस टू आंसर ऑल योर डाउट्स। पर्टिकुलरली कॉमन है कि क्वेश्चन एंड में पूछा जाता है डू यू हैव एनी क्वेश्चंस और डू यू हैव एनी डाउट्स, ठीक है। और ये बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन है पर आई थिंक मोस्टली पीपल इसको नॉच कर देते हैं। ये क्वेश्चन का सिग्निफिकेंस क्या है और क्या कैसे इसको हैंडल करना चाहिए? सिग्निफिकेंट इन द सेंस, देखिए मैं अगर आपके साथ 1 घंटा बात कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैं अगर आपका इंटरव्यू लिया हूँ तो मैं मेरे तरफ से भी आपको एक क्वेश्चन रखूंगा कि भाई मेरे लिए कोई क्वेश्चन है क्या, आपके लिए कोई डाउट है क्या, राइट। अब बहुत लोग क्या करते हैं कि नहीं भाई मेरा तो कोई क्वेश्चन नहीं है एंड छोड़ के चले जाते हैं, तो आई थिंक वो सबसे ज्यादा बेवकूफ वाला काम करता है उस जगह पे। ओके, व्हाई? बिकॉज ये जो ओपन एंडेड क्वेश्चन है ये आपको सामने से पूछा जा रहा है एंड यहाँ पर आप बहुत सारा चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें आप गैदर कर सकते हैं या फिर इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। जैसे कि नंबर 1 आपका इंटरव्यू कैसे गया, आप उधर ही पूछ सकते हो क्वेश्चन। ऐसे पूछ के कि डू यू थिंक इज देयर एनी स्किल्स इफ यू फील आई लैक इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन, वेयर यू थिंक इफ आई जॉइन योर टीम आई कैन इम्प्रूव इन माई सेल्फ। मेरे पास कोई ऐसा स्किल्स है क्या कि जहाँ पर मैं काम कर सकता हूँ, या फिर आपको ऐसा लगा कि मैं थोड़ा कम हूँ जॉब डिस्क्रिप्शन पे जो मेंशन है या फिर जॉब रोल के लिए जो चाहिए, तो उधर आपको पता चल गया कि भाई अगर कुछ नहीं बोल रहा है कि नहीं यू आंसर वेल, तो हाँ आप पॉजिटिव रिजल्ट का सोच सकते हो। अगर आपका बोल रहा है, आपको जो पैनल मेंबर है वो खुद ही बोल दिया कि नहीं आप इसी जगह पे मेंशन करो, तो ऑब्वियसली आपका अच्छा नहीं किया, उसको अच्छा नहीं लगा, राइट। तो सेकेंड चीज क्या है कि आप जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बारे में पूछ सकते हो ताकि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि मैं अगर इस कंपनी में ज्वाइन कर रहा हूँ तो मेरा काम क्या होने वाला है, पर्टिकुलरली क्या एक्सपेक्टेशन किया जाएगा मेरे ऊपर,
तो आपका डिसीजन फैक्टर के लिए भी ये चीजें काम आ जाएगा। तो ऐसे ही, एंड प्लस क्या हो जाता है कि उस फीडबैक के ऊपर आप काम करके आपका नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए भी आप तैयार। राइट। बहुत सारा चीजें हैं जहाँ पर इस क्वेश्चन के थ्रू अगर आप पूछ लेते हो, बहुत सारा हेल्प हो सकता है फॉर द फ्यूचर इंटरव्यू पर्सपेक्टिव। करेक्ट। आई मीन व्हाट बेस्ट, हु इज द बेस्ट पर्सन टू गिव यू द फीडबैक, जिसने उससे बेटर जिसने आपके साथ 1 घंटा स्पेंड किया है, आपको इन एंड आउट उसने चेक किया है, तो उससे बेटर तो फीडबैक आई डोंट थिंक सो कोई दे सकता है। राइट। तो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे आपने मेंशन किया, काफी चीजें इसमें पूछ सकते हैं, राइट, और इससे एक फीडबैक भी मिल जाएगा, और एक क्या काम हो रहा है, अगर पॉजिटिव है तो क्या काम हो रहा है, किस टाइप से अंदर काम चलता है, उसके बारे में भी वी कैन गैदर नॉलेज। और ऑब्वियसली आई थिंक फ्रॉम द एचआर और फ्रॉम द रिक्रूटर, जो भी जिस टाइप का भी, उनको भी एक आइडिया आ जाएगा ये बंदा कितना इंटरेस्टेड है या कितना क्यूरियस है, राइट। वो भी एक चेक हो जाता है, क्यूरियोसिटी चेक। राइट। तो obviously very good, very important question, but कुछ सिनेरियोज में सहन ऐसा है कि कैंडिडेट इंटरव्यू दे दिया, लेट्स से उसने ये भी इस क्वेश्चन को भी पूछ लिया, फिर भी they don't get answer quickly, मतलब क्या उनका वो राउंड क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है, ये आंसर्स के लिए भी बहुत सारे कैंडिडेट स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि दे आर कंफ्यूज्ड कि मेरा तो इंटरव्यू अच्छा गया पर अभी तक मुझे पता नहीं चला है। तो एक आइडियल टाइमिंग क्या होता है कि द एचआर विल गेट बैक टू यू, कितना टाइम एक्चुअल में आइडियल होता है, और बैकग्राउंड में क्या हो रहा है उस टाइम पे एक एचआर के पर्सपेक्टिव से कि हमको रुकना पड़ रहा है उतना? नहीं, वो समझ सकते हैं, बट हाँ कि अगर मान लीजिए कि 24 and 48 आवर्स के अंदर आपके पास रिप्लाई नहीं आ रहा है, आई थिंक आप एक जेंटल फॉलो अप ले सकते हो रिक्रूटर के साथ कि भाई मेरा कैंडिडेट या मेरा प्रोफाइल का क्या स्टेटस है करंट। तो 90% केस में क्या हो जाता है कि आपको रिप्लाई मिल जाता है, ओके, क्या स्टेटस है क्या नहीं है, राइट। बट कुछ केस में क्या हो जाता है कि आपका प्रोफाइल मान लीजिए कि होल्ड चला गया, राइट, तो उस वजह से आपका प्रोफाइल आगे नहीं बढ़ रहा है, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ रहा है, राइट। तो होल्ड जाने का बहुत सारा रीजन हो सकता है कि एक बिजनेस रीजन है कि मान लीजिए कि कोई एक कंपनी के पास एक प्रोजेक्ट आया है, के लिए उसको बंदा चाहिए, तो इसलिए वो इंटरव्यू करवा रहा था, बट अचानक क्लाइंट के तरफ से ही पोजीशन क्लोज हो गया। ओके, तो ऐसा कंपनी उसके लिए और नीड नहीं है इस पर्टिकुलर रोल के लिए, तो आपका इंटरव्यू अच्छा हो जाने के बाद भी आपका प्रोफाइल आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि उसका वो नीड ही नहीं है। करेक्ट। सेकंड चीज क्या हो गया कि मान लीजिए कि आपका इंटरव्यू ठीक ठाक गया, हायरिंग मैनेजर को भी लगा कि आपका प्रोफाइल ठीक ठाक है, यहाँ भाई इसको अगर ले लेंगे तो चल तो जाएगा, पर उतना भी अच्छा नहीं है। तो जैसे आप एक कंपनी में ज्वाइन करने से पहले आप इवैल्यूएट करते हो बहुत सारा चीज है, राइट। आपके पास ऑफर रहेगा तो 10, अगर मान लीजिए 2-3 ऑफर है तो आप जो बेस्ट कंपनी रहेगा उसको ही चूज करोगे। तो सेम गोस विद द कैंडिडेट, अगर मान लीजिए कि मेरे पास एक ही पोजीशन है, कोई सीनियर पोजीशन है, तो मैं थोड़ा ध्यान से उस पोजीशन को फिल करूंगा क्योंकि कंपनी के तो राइट पीपल चाहिए, राइट। मान लीजिए आपका सब चीजें ओके टाइप का है कि आपको अगर लेंगे तो कोई लॉस नहीं है, बट कोई प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है कंपनी को, ओके, राइट। तो फिर क्या हो जाता है कि कभी कभी होल्ड हो जाता है कि हाँ ये चल जाएगा, बट ठीक है थोड़ा बेटर कैंडिडेट थोड़ा इवैल्यूएट करके देखना है। तो ये एक रीजन होता है कि पोजीशन आपका इंटरव्यू का फीडबैक कभी कभी होल्ड हो जाता है क्योंकि कंपनी पे कैंडिडेट्स को भी इवैल्यूएट कर रहे हैं। ओके, इन चीज क्या हो जाता है कि मान लीजिए मास हायरिंग हो रहा है या फिर मान लीजिए मेरा 10 पोजीशन है एंड थाउजेंड्स एप्लीकेंट्स हैं, तो कभी कभी क्या होता है रिक्रूटर से भी छूट जाता है कि आपने इंटरव्यू दिया, क्योंकि 1000 पर्सन को रीच आउट करना कभी कभी पॉसिबल नहीं हो जाता है। बट रिक्रूटर या फिर एचआर अपने हिसाब से कोशिश करता है कि जितना अच्छा हो सके कि रिस्पॉन्स करे। बट हाँ ऑब्वियसली अगर आपके पास ऑटोमेटिकली कोई फीडबैक नहीं आ रहा है तो 24-48 आवर्स के अंदर आप एक बार रिप्लाई करें। ओके, तो जैसे एक ये पूरा प्रोसेस जो एक इंटरव्यू का प्रोसेस है ना, ये बहुत ज्यादा ट्रेनिंग प्रोसेस है, मतलब एज एन एचआर के लिए भी और एक कैंडिडेट के लिए भी। और अगर कोई कैंडिडेट
इस लेवल तक आता है, राइट, कि उसने अच्छा इंटरव्यू दिया और उसके बाद भी जैसे आपने बहुत वैलिड रीजंस बताए, राइट, कि मे बी द रिक्वायरमेंट इज नॉट देयर, मे बी वो आपको एक एवरेज एट द मोमेंट एवरेज कंसीडर कर रहे हैं, राइट, और भी देख रहे हैं, हो सकता है कि आपका हो भी जाए, या ऐसा है कि वो इस पोजीशन के लिए नहीं, मे बी आपको नेक्स्ट पोजीशन के लिए रीच आउट कर सकते हैं। तो इस सारे सिनेरियो में कई कैंडिडेट्स डीमोटिवेट हो जाते हैं, राइट, उनको लगता है अरे यार क्या हो रहा है मेरे साथ, मतलब मैंने इतना दिया ना फिर मतलब उनको फुल्ली ब्लेम अपने ऊपर लेते हैं। तो ऐसे सिनेरियोज में साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा प्रेशर भी आता है, एंड देन बहुत ज्यादा डीमोटिवेटिंग भी होता है। तो आपकी क्या राय है, ऐसे सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए, बिकॉज यू आर डीलिंग विद दीस पीपल एवरी डे? एक्चुअली क्या होता है कि फ्रैंकली स्पीकिंग आई अंडरस्टैंड कि अगर मैं जॉब मार्केट पे अवेलेबल हूँ तो मेरे ऊपर प्रेशर है जॉब ढूंढने का, बट यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि जो आपको रीच आउट कर रहा है, जो एचआर पर्सन आपको रीच आउट कर रहा है, उसके पास भी सेम इक्वल प्रेशर है उस जॉब को क्लोज करने का। करेक्ट, राइट। तो जानबूझ के आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है ऐसा नहीं है। देयर आर सो मेनी रीजंस कि अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं किया जा रहा है। फर्स्ट रीजन क्या हो सकता है कि मान लीजिए कि अब रिजेक्ट हो, राइट, तो आपको ऑब्वियसली वो रिक्रूटर थोड़ा अवॉइड करेगा। ये फ्रैंकली एकदम फ्रेंडली बात है कि कभी कभी आपके पास शायद फीडबैक आ जाता है, राइट, बट अगर मान लीजिए कि मेरा दिन में 20-30 इंटरव्यू हो रहा है, मैं 20-30 इंटरव्यू का रिस्पॉन्स भेज रहा हूँ, फीडबैक भेज रहा हूँ कि चलो ये रिजेक्ट है, ये सिलेक्ट है, रिजेक्ट है। कभी कभी ईमेल स्पैम पे भी चला जाता है। रिक्रूटर क्या सोच रहा है कि अरे भाई मैंने तो रिस्पॉन्स कर दिया इसका फीडबैक, एंड वो आपके स्पैम मेल पे पड़ा हुआ है, राइट, एंड आप रिक्रूटर को गाली देके जा रहे हो, अरे भाई फीडबैक नहीं दे रहे। रिक्रूटर क्या सोच रहा है कि अरे भाई मैंने तो भेज दिया, फिर क्यों फॉलो अप कर रहा है इस नंबर। तो बहुत सारा रीजन हो जाता है कि बहुत सारा सर्कमस्टेंसेस हो जाता है। तो आई थिंक इस सिचुएशन पे क्या है कि आई नो कि आप लोग जॉब मार्केट पे अवेलेबल हो, आप लोग के ऊपर एक प्रेशर है जॉब ढूंढने का, आपका बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगा आपका बहुत सारा चीजें। बट अगर आप क्या कर रहे हो कि गुस्सा होके कहीं पर कंपनी के साथ कोई गलत चीजें यूज कर रहे हो, रिक्रूटर के ऊपर कोई गंदा लैंग्वेज आपने यूज कर दिया या फिर गुस्से में होकर, तो क्या कर रहे हो कि उस पे लॉस आपका ही है। ओके। क्योंकि दोबारा आपको अगर मान लीजिए कोई कंपनी में मौका मिले या कोई दूसरा पोजीशन है तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, तो आप अपने लीड से एक कंपनी को हटा दिया ऑलरेडी, तो आपके लिए पोजीशन ऐसा होता है क्या? मतलब लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं ऐसे, मतलब अच्छा, तो जैसा आपका कोई एक्सपीरियंस है ऐसा छोटा सा? हाँ ऑब्वियसली है। तो एक हम लोग एक डेवलपर का इंटरव्यू ले रहे थे, ठीक है, तो लोग क्या किया था कि प्रॉक्सी कैंडिडेट बैठाए थे। प्रॉक्सी कैंडिडेट कि कैमरा के सामने तो कोई बंदा बैठा हुआ है बट पीछे से कोई दूसरे बंदे कर रहा है, ठीक है, बोल रहा है। तो लैग क्या हो सकता है कि हम लोग समझ सकते हैं कि लैगिंग वगैरह। तो फर्स्ट राउंड पे हम लोग को थोड़ा डाउट आया था रिकॉर्डिंग देख के कि भाई ये बंदा प्रॉक्सी हो सकता है। सेकेंड राउंड पे हम लोग थोड़ा ध्यान से चेक किया एंड हायरिंग मैनेजर क्या किया था, थोड़ा डिटेल पे चेक किया, हम लोग कंफर्म किए थे कि ये बंदा प्रॉक्सी ही है, ठीक है। तो उसको हम लोग ने रिजेक्ट मेल सेंड कर दिया था, तो बंदा गुस्सा हो गया था। अरे भाई मैंने तो सब आंसर दिया था, फिर भी मुझे क्यों नहीं सिलेक्ट किया जा रहा है करके वो गाली गलौज करने लगा था। बैठा के रखे हैं कोई नॉलेज नहीं है कैसे इंटरव्यू लेते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा, ये सारी चीजें होता है कि अभी क्या होता है कि अगर आप ऐसे बिहेव कर रहे हो तो आप के लिए गड्ढे खोद रहे हो। इसमें दो सिचुएशन ही हो जा रहा है कि अगर मान लीजिए कि आप प्रॉक्सी देख के सिलेक्ट भी हो गए, बट रियल टाइम पे जब आप काम करोगे क्या होगा? करेक्ट, ऑब्वियसली ब्लंडर हो जाएगा वो, तो आप सवाई भी नहीं कर पाओगे सिचुएशन पे, राइट। सेकंड चीज क्या हो जा रहा है कि मान लीजिए कि आपको फीडबैक नहीं आया, तो ऐसे भी बहुत बार हुआ है कि भाई तू फीडबैक नहीं दे रहा है, क्या हो रहा है, गाली गलौज कर दे रहा है। बट मेरे लिए सिचुएशन क्या था कि उस टाइम की मेरा एक पर्टिकुलर क्लाइंट का एक प्रोजेक्ट है पर्टिकुलर, एंड वो जो पोजीशन है बहुत नीच स्किल्स का पोजीशन है, सैप का कोई पोजीशन था। अभी सैप तो बहुत नीच एक स्किल्स हो गया, राइट, उतना रिक्वायरमेंट कंपनी के पास भी नहीं आता है। तो मैं उस पोजीशन के लिए हायरिंग कर रहा था, एंड अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया था कि वो कैंडिडेट ने भी 2-3 राउंड दिया था, ऐसा नहीं कि
उसका फ्रस्ट्रेशन नहीं हो सकता है, राइट। उसने भी 2-3 राउंड दिया था एंड उसके बाद क्या हुआ क्या कि अचानक क्लाइंट ने पोजीशन क्लोज कर दिया। ओके। तो वो बहुत गुस्से होकर मुझे गाली देने लगा कि अरे भाई तुम लोग ऐसे करते हो वैसे करते हो वगैरह, राइट। तो मेरे लिए क्या हो गया कि नहीं ठीक है, आई डू अंडरस्टैंड कि वो फ्रस्ट्रेशन वाला चीज ही है कि 2-3 राउंड देने के बाद, अच्छा जाने के बाद, सिलेक्ट होने के बाद भी मेरा प्रोसेस नहीं हो रहा है, राइट। आई डू अंडरस्टैंड, बट उधर क्या हो सकता है कि आप अगर रिक्रूटर को गाली दे रहे हो उसके हाथ पे भी कुछ नहीं है। करेक्ट। ऑल अबाउट सिचुएशन। इधर आई थिंक जो स्मार्ट मूव रहता है, गाली गलौज से ज्यादा अगर आप उसके साथ एक फ्रेंडली बिहेव कर लोगे, अच्छा, ओके, एक कनेक्शन बिल्ड कर लोगे। Yeah, I do understand your situation, it's happened, but please let me know if there is any other future openings out there. तो मेरे दिमाग पे क्या रहेगा कि अरे भाई बंदा अच्छा है, इसका टेक्निकल स्किल्स भी अच्छा रहा है, ओके, एंड मेरे पास अभी पोजीशन नहीं है, बट फ्यूचर में मेरे पास कभी भी अगर कोई पोजीशन होगा तो मैं उस बंदे को फर्स्ट रीच आउट करूंगा। राइट, और एक अलग पर्सपेक्टिव्स, बहुत सही पर्सपेक्टिव है, राइट। सेकंड चीज क्या हो जाता है कि कोई अगर मान लीजिए कि ऑफर रिजेक्ट भी करके चला जाता है, ठीक है, ये होता है कि ये हम लोग का डे टू डे काम है कि अगर 100 कैंडिडेट का एवोल्यूशन चल रहा है तो अल्टीमेटली सिलेक्ट होता है एक बंदा, एक पर्टिकुलर पोजीशन का। मैं एग्जांपल देके कर रहा हूँ, मैंने कोई बंदे का ऑफर किया है ना, बंदा क्या किया कि ऑनबोर्डिंग के पहले दिन ही फोन उठाना बंद कर दिया। राइट। तो उधर भी वो क्या करता है कि अपने पोर्टफोलियो से या पाइपलाइन से कंपनी को ब्लैकलिस्ट करके रखा है। आप दूसरे बार उस कंपनी में जाके इंटरव्यू ही नहीं दे पाओगे, ओके, रिक्रूटर ही आपको सिलेक्ट नहीं करेगा अगर आप ऐसे एक्सपीरियंस करके बैठे हो रिक्रूटर के साथ। तो इन फ्यूचर अगर आपको कभी भी जॉब मार्केट के लिए या फिर जॉब देखने के लिए पड़ेगा तो मेरे पोटेंशियल क्या होगा कि मुझे जितना कंपनी में इंटरव्यू देने को मिले, तो वैसे ही चीज हो जाता है कि आप अगर कनेक्शन बना के रख रहे हो अच्छे से, वो आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा नेक्स्ट टाइम जॉब स्विच करने के बाद। करेक्ट। मतलब ऑब्वियसली कनेक्शन बनाएंगे तो वो आपको नेक्स्ट कॉल के लिए भी एचआर करेगा, या उनके नेटवर्क में भी अगर उनको है कोई और जगह, आपका कोई नेटवर्क में कोई और हायरिंग कर रहा है तो आप उसी कैंडिडेट को रेफर करोगे। तो ये एक गुड रिलेशनशिप बिल्ड करना भी बहुत जरूरी है। और या डिसहार्टेंड नहीं होना है बेसिकली कि एक इंटरव्यू नहीं गया या बहुत मेहनत करने के बाद भी नहीं गया, उससे क्या सीख सकते हो वो लो, फीडबैक लो लोगों से, एचआर से फीडबैक लो, टेक्निकल से फीडबैक लो, और आई थिंक मोस्टली पीपल देते भी हैं फीडबैक। राइट। एक्चुअली क्या होता है कि कभी-कभी कि सिर्फ टेक्निकल स्किल्स ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है, कि जैसे हम लोग इतने टाइम से डिस्कस कर रहे हैं कि अदर बहुत सारा फैक्टर रहता है हायरिंग का। तो कहीं पर किसी कंपनी पे अगर सिलेक्ट नहीं हुआ है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप टेक्निकली वीक हो सकता है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बंदा चाहिए, थोड़ा और दूसरे टाइप का बंदा चाहिए, इस वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो उन सारे चीज को आप नोटिस करते हुए, तो एक्चुअली क्या हो जाता है कि रिक्रूटर के साथ अगर आपका जो एचआर पर्सन है उसके साथ अगर आप पर्सनली बॉन्ड बना के रखते हो, कैसे बेनिफिशियल होता है कि मेरे पास बहुत सारा कैंडिडेट है, मान लीजिए मेरे कंपनी के अंदर अभी पोजीशन हायरिंग नहीं चल रहा है, बट मैं उसको भेजता हूँ मेरे दोस्त के पास, अगर कोई एचआर हायर कर रहा है कि भाई ये बंदा देख रहा है, देख ले चल रहा है क्या। या फिर मैं लिंक्डइन पे तो हमेशा ही एक्टिव रहता हूँ, राइट। तो दूसरा कोई अगर मुझे जॉब पोस्ट दिखा कि भाई इस पोजीशन के लिए खाली है एंड वो बंदे ने मुझे बोल के रखा है कि मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, आपके पास कोई पोजीशन है क्या, तो मैं भेज देता हूँ। तो इट्स ऑल अबाउट नेटवर्किंग, आप कैसे नेटवर्क करके रख रहे हो पर्सन के साथ। करेक्ट। और अगर आप डिसअपॉइंटेड होके गाली गलौज करके मिसबिहेव करके चले जा रहे हो तो आप अपने तरफ से ही लॉस कर रहे हो। करेक्ट। अभी मैंने फर्स्ट हैंड खुद से भी एक्सपीरियंस किया है ये चीज, क्योंकि मैं भी कहीं पे इंटरव्यू देने गया था, एंड में मैं भी रिजेक्ट हो गया, पर समहाउ एचआर जो थे उन्होंने नोटिस किया, एंड उसके बाद उन्होंने मेरे को बाद में बोला कि मैं आपको कॉल बैक करूंगी और भी हमारे पास आ रहे हैं पोजीशंस। और उसके बाद मुझे एक्चुअली में कॉल आया भी काफी दिनों के बाद कि अभी भी हमारे पास पोजीशन है। तो ये एक रेपो बिल्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो जैसे सैन अभी हमने कुछ की गलतियों के बारे में बात किया, राइट। जैसे एक तो है मिसबिहेव करना, इसके अलावा जो कॉमन मिस्टेक्स है दैट इज एक्सपाउंड कर देना, राइट। मतलब
कोई इश्यूज की वजह से एब्सकॉन्ड करना, या फिर हो सकता है कोई अच्छा ऑफर मिल गया तो एब्सकॉन्ड कर दिया, ये भी एक पॉसिबिलिटी कि भाई क्विकली ज्वाइन करना है, एब्सकॉन्ड कर दो। तो जो एब्सकॉन्डिंग कैंडिडेट्स आते हैं उनके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? ऐसे कैंडिडेट्स को जिनके पहले रिसेंटली एब्सकॉन्डिंग हो गए, उनका हाउ डू यू ट्रीट देम बेसिकली? मतलब आपका ट्रीट एज इन हाउ, व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव? ओके, तो मोविन एग्जाम्पल लेके समझते हैं सिचुएशन को। मान लीजिए कि आपको पता चला है कि कोई एक बंदा चोर है या फिर डाकू है, राइट, एंड आपको आपके घर के लिए कोई काम वाला चाहिए, आप उसको रखोगे क्या? इतना रिस्क तो नहीं ले सकते हुए। या फिर आपको पता चल रहा है कि कोई बंदा जेल से छूट के आया है, उसने 2 मर्डर किया था, ठीक है, या फिर मर्डर केस में वो शामिल था एंड जेल से छूट के आया है एंड आपको एक काम वाला चाहिए, आप उसको रखोगे क्या? नहीं। तो सेम सिचुएशन हो जा रहा है कि आप अगर करके आए हो तो हम लोग के साथ भी कर सकते हो। तो ऐसे केस में क्या होता है कि 99% केसेस में हम लोग अवॉइड ही करते हैं, भले ही आप कितना अच्छा हो। ओके, राइट, आपका टेक्नोलॉजी नॉलेज कितना भी अच्छा है, ऐसे सिचुएशन पे हम लोग 99% केस में अवॉइड करके चल रहे हैं। क्योंकि क्या हो जाता है कि आप ऑफर की वजह से चले गए, ठीक है, आपके लिए तो ग्रेट डील है, अब कंपनी के पास क्या है कि मेरे पास नीड है तो चलो मैं हायर कर लिया उसको, ठीक है, बट वो भी उसको भी पता है दिमाग से कि अगर ये छोड़ के मेरे पास आ रहा है तो मुझे भी छोड़ के जा सकता है कभी भी। तो आपका कंपनी के अंदर कोई लॉन्ग टर्म अगर कोई गोल है तो उसमें आपको वो इन्वॉल्व नहीं करेगा। अच्छा, ये भी चीज है। ओके, ये भी चीज है कि मान लीजिए कि मुझे एक ऐसे बंदा चाहिए कि जो स्टेबल रहे, जो कंपनी को लीड कर पाए। ऐसा नहीं कि ग्रोथ बस स्विच करने पर ही मिलते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि स्टेबल रह के भी वो ग्रोथ कर सकता है विद इन द सेम कंपनी। इट्स ऑल अबाउट कि ग्रोथ आपका हर प्रोस्पेक्टिव से हो, काम प्रोस्पेक्टिव, रेस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से, नॉलेज के हिसाब से। आप लास्ट ईयर से इस साल कुछ गेन कर रहे हो क्या? अगर आपका वो गेन हो रहा है तो फिर आपका ग्रोथ हो रहा है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। हमेशा मॉनिटरली ग्रोथ, मनी तो चाहिए, सबको चाहिए, काम ही कर रहे हैं पैसे के लिए, राइट, बट हमेशा पैसा ही इम्पोर्टेंट नहीं होता है। कभी कभी क्या हो जाता है कि अपने प्रोफाइल सेट करने के लिए एटलीस्ट इनिशियल कुछ साल आपको थोड़ा स्टेबल रह के एक कंपनी में देख के सीखना पड़ता है कि आप 1.5 साल 2 साल 3 साल दो कंपनी को, क्योंकि इनिशियल 6-7 महीना तो आपको समझने पे ही चला जाता है, राइट। फ्रीक्वेंट जॉब स्विचेस, 3 साल 4 जॉब स्विचेस मैंने कर लिया, एकदम नो प्रोफाइल है, ठीक है, रिक्रूटर या एचआर के लिए कि भाई इतना जॉब क्या है कि आपको ऐसा नहीं हो सकता है कि चारों कंपनी में आपका प्रॉब्लम हो रहा है। तो प्रॉब्लम कंपनी में नहीं, आपके अंदर है। अगर चारों कंपनी में आप अगर जॉब स्विच कर रहे हो इतने शॉर्ट टेन्योर पे। सेकंड चीज क्या हो गया कि मान लीजिए कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन से पता चल गया बंदा छूट के आया है। तो सिचुएशन कैसे काम करता है कि मान लीजिए कि आप हाल ही में ही घुसे हो, आपके ऊपर उतना डिपेंडेंसी नहीं है, आप बंक करके चले आए, कंपनी को पता चल गया, कंपनी आपको निकाल देगा कि भाई तेरा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं क्लियर हुआ है, तुम जान सकते हो, क्योंकि तुमने झूठ बोल के आया है, राइट। अगर ये चीज कि भाई मेरे एक कंपनी में काम कर रहा था, XYZ रीजन था, मेरा मैनेजर से नहीं बना, मेरा सिचुएशन ऐसे हो गया था, मैं कुछ भी काम करके मेरा नहीं था, मेरा इमरजेंसी हो गया था घर पे। अगर आप सच बोल के आ रहे हो, अगर आप सच बोल दे रहे हो फर्स्ट कॉल पे ही, एंड फिर आपका प्रोफाइल प्रोसेस हो जा रहा है एंड देन आप सिलेक्ट हो जा रहे हो, तो आपके लिए कोई रिस्क नहीं है उस जगह पे, क्योंकि जो एचआर है वो भी जानता है आपका सिचुएशन, फिर आपको हायर कर रहा है। बट आप वो सारा चीजों को छुपा के एंड ज्वाइन करने के बाद वो सारा चीजें पता चल रहा है, तो आप झूठ बोल के आए हो, तो ऑब्वियसली आपके लिए वो नेगेटिवली काम करेगा, आपका जॉब भी जा सकता है उसके बाद। अच्छा,
राइट मतलब देखो बहुत सारे क्वेश्चंस आते भी हैं लोगों के कि ठीक है कुछ सिचुएशन के जैसे एब्सकॉन्ड कर लिया, कोई जेन्युइन है, कोई सिचुएशन है एब्सकॉन्ड हो गया, वो लोग छुपाने की कोशिश करते हैं। पहले एक गलती ऑलरेडी आपने कर ली है पास्ट में, अब नेक्स्ट गलती तुम कर रहे हो कि उसको छुपा रहे हो, और छुपाने के बाद तुम बड़ी गलती बड़ा जगह फंस जाओगे, क्योंकि ऑब्वियसली हर कंपनी का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन उतना लेवल पे करते हैं, इतना पैसा दे रहे हैं तो दे डोंट माइंड इन्वेस्टिंग समवन एल्स एंड गेटिंग द बैकग्राउंड वेरिफिकेशन डन। तो जैसा आपने बोला बहुत सही बात है कि एचआर से ओपन रहो स्टार्टिंग में। अगर कोई ऐसा जेन्युइन है या तो आपने एक्सपॉन्ड किया है या फिर मूनलाइटिंग जैसे सिचुएशन भी है आपके साथ, जैसे कि एक टाइम पे डुअल एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो, तो एचआर के साथ क्लियर रहो ताकि ही और शी नोस के वो उसको इस पोजीशन के आपको ले सकते हैं। कल को अगर प्रॉब्लम भी आएगा they'll be there to support you. राइट। हाँ राइट और काम भी आपका स्मूथ हो जाएगा। राइट करेक्ट। तो और जो फ्रीक्वेंट स्विचेस वाली बात भी बहुत सही कही कि बहुत से लोग मतलब सिर्फ लालच या फिर जल्दी मुझे इस लेवल पे पहुंचना है, मतलब मुझे इन 5 years मेरा ये टारगेट है, इस मॉनिटरी बेनिफिट पे मुझे पहुंचना है, तो वो भी फट 6 महीने में स्विच कर रहे हैं, साल में स्विच कर रहे हैं और वो भी आगे निकलने का देख रहे हैं। तो ऑब्वियसली आप जैसे बताए कि वो भी एक बैड इंप्रेशन ही है, राइट, कि आप उसको जस्टिफाई नहीं कर रहे हो, उस पैकेज को भी जस्टिफाई नहीं कर रहे हो क्योंकि आपका एक्सपीरियंस ही नहीं है उस लेवल का। राइट कि क्या हो जाता है कि कोई पैसे के लिए या फिर आपको ये भी ध्यान पर रखना पड़ेगा कि आप सीख रहे हो, आप कंपनी में दे रहे हो, तभी जाके आप लर्न कर पाओगे। कि उसको आप टाइम दोगे तभी जाके वो सीख पाएगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री या फिर कोई भी इंडस्ट्री पे काम जो है वो एक बहुत ह्यूज जगह है। आप टाइम दोगे तभी उस जगह पे आप फैल पाओगे या फिर आपका नॉलेज गेन हो पाएगा प्रॉपर वे में। तो हर कंपनी में आप अगर कभी भी ज्वाइन कर रहे हो तो 1-2 साल दो, फिर जाके स्विचेस करो। ऐसे नहीं कि 5 महीने 6 महीने 3 महीने हुआ मैं उठा के चेंज कर लिया जॉब। तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता ही है। एंड रिसेंट स्विचेस की 3 महीना 4 महीना काम करके मैंने छोड़ दिया। तो क्यों छोड़ा, क्या हुआ? तो मैं सोचूंगा उस कैंडिडेट को हायर करने से पहले भाई 4 महीने में क्यों जॉब छोड़ दिया, इसने 5 महीने में क्यों जॉब छोड़ दिया, क्या हो गया, ले ऑफ हो गया कि ठीक है चलो अंडरस्टैंड, बट फिर भी मेरे दिमाग से चलेगा भाई ले ऑफ क्यों किया। यस मतलब 100 बार सोच के जैसे कुछ हम भी लेने आते हैं तो हर एंगल से सोचते हैं, उसे एचआर भी हर एंगल से ही सोचेगा। राइट या मतलब जैसे ले ऑफ हुआ तो आपका क्यों हुआ, मतलब क्या रीजन है, वो तो क्या रीजन है, क्यूरियोसिटी होगी। वो बोलेगा कि मेरा प्रोजेक्ट चला गया बट मेरे बैकग्राउंड पे पीछे चल रहा है क्या, अच्छा चल तो गया बट ठीक है, क्या इसका स्किल्स का कुछ इश्यू था क्या, इसीलिए भगा दिया। तो उतना ही सारा चीजें घूमता रहेगा कि भाई क्यों चला गया, मैनेजर के साथ क्या ऐसा हो गया, क्या लड़ लिया, क्या खून खराबा कर दिया, क्या। तो ऐसे सिनेरियो में आप लोग प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट से भी चेक करते हो, राइट, कुछ उधर से डिटेल मिले अपने को। राइट एक्चुअली क्या हो जाता है कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का प्रोसेस क्या होता है, कोई भी कंपनी खुद से करे या फिर कोई वेंडर से कर पाए, ठीक है। वो लोग आपका जो प्रीवियस एम्प्लॉइज है तो अपने रिज्यूमे पे मेंशन करके रखा है, उधर से एक रिव्यू लेता है कि बंदा कैसा था, कितना टेन्योर पर काम किया। आप जो एक्सपीरियंस लेटर शेयर कर रहे हो, एक्सपीरियंस लेटर का शेयर करके पूछता है कि एक्सपीरियंस लेटर आपने दिए हो क्या, ठीक है। सेकेंडली अगर आपका दूसरे बार मौका मिला, इस पर्सन को आपने हायर करोगे क्या, मैनेजर के साथ कैसा कनेक्शन था, आपके साथ कैसा कनेक्शन था। तो इतना सारा क्वेश्चन करके वो भेजता है कि इस पर्सन का आप बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करते हो। फिर वो लोग जवाब में भेजता है कि हाँ ये बंदा मेरे साथ एम्प्लॉयमेंट पे था, इतने साल इतने डेट से इस डेट पे काम किया है, मैं हायर करूंगा नहीं करूंगा तो ये रीजन है, नहीं करूंगा तो ये रीजन है, मैनेजर के साथ ऐसा था, काम ऐसे करता था। ये सारा रिव्यू होता है। ओके गॉट इट। तो मतलब काफी लेंथी प्रोसेस है और मतलब ऑब्वियसली क्रेडिबिलिटी चेक करना एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कैंडिडेट का। इस बारे में भी मुझे लगता है थोड़ी बात होनी चाहिए कि कैंडिडेट के पर्सपेक्टिव से देखें तो एक कैंडिडेट है और उसने पेपर डाला है पर उसको 3 months का नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ रहा है, और कई जगह पे कम भी होता है पर मैक्सिमम जगह पे 3 months होता है। और 3 months के अंदर बहुत सारी जगह ऐसी भी है कि सेकंड कंपनी जो जल्दी हायरिंग चाह रही है, दे वांट
जैसे आप भी हायर करते हो तो आप भी ये देखते होंगे कि 1 महीने के अंदर मुझे कैंडिडेट मिल जाए। तो ये जो एक गैप है, राइट, एक कैंडिडेट 3 मंथ्स के लिए रुका है और एक कैंडिडेट है, एक कंपनी जिनको 1 महीने पे चाहिए बंदा, इस गैप को कैसे फिल कर सकते हैं, या अगर ऐसा कोई टिप्स है जहाँ पे पॉसिबल है, जहाँ पे पॉसिबल नहीं वहाँ पे तो कुछ नहीं कर सकते, और जहाँ पे पॉसिबिलिटी है उस इस सिचुएशन को कैसे कैंडिडेट कोई इजीली हैंडल कर सकता है, या फिर क्या इसके बारे में आपके टिप्स होंगे कि शॉर्ट नोटिस पीरियड कम कर पाए? तो एक्चुअली मोहन क्या होता है कि नोटिस पीरियड का हम कंपनी नोटिस पीरियड का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि आप कोई पोजीशन के लिए काम कर रहे हो, राइट, अगर आप क्रिटिकल रिसोर्सेस हो तो आपके लिए 90 डेज नोटिस पीरियड होगा ही होगा। व्हाई? बिकॉज मान लीजिए कि शायद आपको ग्रोथ नहीं मिल रहा है, बट शायद आपको छोड़ने से कंपनी का एक बिजनेस लॉस हो रहा है, राइट। तो कंपनी ऑब्वियसली नहीं चाहेगा कि वो बिजनेस लॉस करके आपको रिलीज करे, राइट। तो उधर क्या होगा कि आपको थोड़ा बिजनेस प्रोस्पेक्टिव भी सोचना पड़ेगा कि मेरे जाने से कोई लॉस हो रहा है क्या कंपनी को, ठीक है। तो उस जगह पे क्या होगा कि आपकी रिप्लेसमेंट ढूंढा जाएगा, फिर आप जो काम कर रहे हो वो हैंड ओवर होगा। कि मान लीजिए कि आप कोई XYZ कंपनी में काम करते हो सपोज, एंड उस कंपनी के थ्रू आप एक कोई बाहर वाला कंट्री का कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे, एंड उधर मान लीजिए कि आप एक बहुत क्रिटिकल पोर्शन पे काम कर रहे हो, तो आपने डेवलपमेंट काम किया है बट अभी प्रोडक्ट थोड़ा मैच्योर हो गया है, आप मेंटेनेंस पे चले गए, राइट। एंड आप एज अ हार्डकोर डेवलपर हो, आपको पसंद नहीं आ रहा है कि भाई मैं तो छोड़ के चला जाऊंगा, मुझे मेंटेनेंस काम नहीं करना है, एंड आपने पेपर डाल दिया, राइट। एंड आप कंपनी को बोल रहे हो कि मुझे 2 वीक या 3 वीक या 1 महीने के अंदर रिलीज करो, ठीक है। ओके, आई अंडरस्टैंड कि वो आपके लिए आइडियल सिचुएशन है, बट एज अ कंपनी प्रोस्पेक्टिव से अगर आप देखोगे, या भले ही मेंटेनेंस पे काम कर रहे हो, बट जो कंपनी के साथ आपका एम्प्लॉयमेंट है, कंपनी तो आपके थ्रू बिल जनरेट कर रहा है, राइट। आप वहां पर तो एक क्रिटिकल रिसोर्स हो, एक मेन वन ऑफ द मेन प्रोजेक्ट पे आप काम किए हो, जहाँ पे आप स्क्रैच से प्रोडक्ट बनाए हो, तो आप उस कंपनी के थ्रू क्लाइंट के पास एक वैल्यूएबल रिसोर्स हो, राइट। तो उसको अगर कंपनी बोलेगा कि मैं अपना वैल्यूएबल रिसोर्स को हटा ले रहा हूँ आपके प्रोजेक्ट से, तो क्लाइंट बोलेगा भाई क्यों हटा रहा है, अगर हटा भी रहा है तो किसको दे रहा है, मुझे तो चाहिए, राइट। तो फिर क्या हो जाता है कि आपके रिप्लेसमेंट के लिए इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट होगा, कोई बंदा ज्वाइन करेगा, आपसे वो हैंडओवर लेगा काम का, राइट। देन आप फ्री हो जाओगे, फिर आपको रिलीज करेगा कंपनी। इसीलिए 3 महीना का नोटिस पीरियड रखा जाता है मैक्सिमम के, ठीक है। क्योंकि कोई बंदा आएगा, आपसे हैंडओवर लेगा, फिर जाएगा। तब चीजों को स्मूथ कैसे कर सकते हो, ऑब्वियसली हायरिंग प्रोसेस तो रहेगा, राइट। तो आप हायरिंग प्रोसेस पे एक तो हेल्प कर सकते हो कि भाई आपको जो चाहिए, मैं वैसे बंदा मैं कोशिश करता हूँ अपना नेटवर्क से कोई अगर मिलता है तो मैं ऑब्वियसली रेफर करूंगा, बट आप ढूंढ के अगर आप बंदा किसी को हायर कर रहे हो, मैं अपने तरफ से इंश्योर कर रहा हूँ कि सारा जो ट्रांजेक्शन है मैं वो स्मूथली दूंगा, उसको प्रॉपर वे में हैंड ओवर दूंगा काम में, ताकि उसके लिए कोई इशू ना हो। प्लस आप अगर नोटिस पीरियड पे हो तो आप हर चीज का डॉक्यूमेंट बना के रखो, केटी प्रॉपर वे में प्लान करके रखो कि मैं अगर दिन में काम कर रहा हूँ, मेरे अंडर 10 रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मैं 10 रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऐसे ऐसे मैनेज करता हूँ। मेरे अगर प्रॉब्लम होता है, ए पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मेरे लिए रहता है। तो ये सारा एक डॉक्यूमेंट पे भी अगर आप रख लिए तो आपके लिए भी इजी हो जाएगा कि मान लीजिए कि कंपनी को कोई बंदा नहीं मिला, बट आप अपने मैनेजर को बोल रहे हो कि भाई अगर आप किसी को हायर कर रहे हो, ये देखो ये डॉक्यूमेंट है, ये अगर देखोगे तो कोई भी समझ जाएगा, आप भी कर लोगे ये वाला काम। तो उस हिसाब से आपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके रखा, या फिर आपकी इमीडिएटली बात कोई अगर अच्छा बंदा है, आप उसको देके गए कि भाई देख ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट है, ऐसे ऐसे काम संभाल लेगा क्या। फिर मैनेजर को आप बोल रहे हो कि भाई मेरे जाने के बाद ये बंदा काम संभाल सकता है, मेरा वाला काम, पर मुझे वो कंपनी ज्वाइन करना इमीडिएटली होगा, छोड़ना पॉसिबल है क्या। तो ऐसे आप अपने लिए एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो भाई। प्रॉपर डॉक्यूमेंट एवरीथिंग, आपका काम, आपका सब कुछ प्रॉपर वे में अगर आप केटी प्लान कर रहे हो तो नोटिस पीरियड उधर कम हो जाता है।
सेकंड चीज क्या हो जाता है कि अगर मान लीजिए कि आप बेंच पे बैठे हो 2-3 महीने से, राइट, आपके पास प्रोजेक्ट नहीं आ रहे वगैरह वगैरह, तो उस केस में कंपनी भी अपने ऊपर बर्डन नहीं चाहता है कॉस्ट का, राइट। अगर आपसे प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो आपको 3 महीना नोटिस पीरियड देगा ही नहीं कंपनी, भले ही ऑफिशियली वो 3 महीना नोटिस पीरियड रहेगा, बट आपको तुरंत ही रिलीज कर देगा। तो सिचुएशन, तो 3 महीना नोटिस पीरियड का जो बर्डन रहता है मोस्टली वैल्यूएबल एम्प्लॉय के लिए होता है, भले ही आपको काम पसंद ना हो, सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग ना हो, बट अगर आप कंपनी पर्सपेक्टिव से सोचोगे कि देयर आर सम लॉसेस इन्वॉल्व, सो दैट्स व्हाई यू हैव लाइक 90 डेज ऑफ नोटिस पीरियड। तो नोटिस पीरियड उस हिसाब से सोच के बनाया जाता है कंपनी। करेक्ट। मतलब जैसे नोटिस पीरियड है, जितना आप अपने एंड से हेल्प कर सकते हो इस प्रोसेस को स्मूथ करने के लिए, उतना ही आपके लिए आपको जाके बात करने के लिए भी इजी होगा, बजाय इसके कि आप पैनिक हो जाओ और खाली बार बार जाके पूछो मुझे रिलीज करो। मैंने मतलब काफी केसेस में रिसेंटली भी देखा है कि लोग जो मैं इनकी बात कर रहा हूँ जो जिन पे डिपेंडेंसी है, दे आर सेइंग कि वी विल गिव, जो एक बाय आउट पॉलिसी होती है कंपनी में, वो भी वो लोग बोल रहे हैं कि हम बाय आउट करने के लिए भी रेडी, फिर भी कंपनी नहीं छोड़ रही, क्योंकि ऑब्वियसली कंपनी के माइंड में या उनके पर्सपेक्टिव से ये अलग गेम है या अलग चीज है। उनको आपके बेसिक सैलरी दोगे या उतना, उनसे उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है, राइट। उनके लिए एक बड़ा पिक्चर है कि भाई आपके जाने के बाद कैसी ये सिचुएशन चलेगी, या फिर रिप्लेसमेंट मिलेगा तो जेन्युइन अच्छा रिप्लेसमेंट मिलेगा, क्योंकि जैसे आपने बताया रिप्लेसमेंट ढूंढना भी एक बड़ा टास्क है एचआर के लिए, राइट, कि इस पर्टिकुलर चीज के लिए एक रिप्लेसमेंट मिले मुझे, राइट। वो सर बहुत सारी चीजें डिपेंड हो जाता है, तो इसीलिए नोटिस पीरियड कम ज्यादा होता है। एंड सेकेंड चीज, कंपनी क्या हो जाता है कि जैसे आपने बोला कि मेरे लिए भी मैं इमीडिएट ज्वाइनर देखता हूँ, स्पेशली क्यों हो जाता है कि मान लीजिए मैं कोई कैंडिडेट को एक अमाउंट ऑफर किया, उसका 3 महीने बाद नोटिस पीरियड है, तो 99% केसेस में क्या हो जाता है कि कैंडिडेट वाई अमाउंट का ऑफर लेके आ जाता है कि भाई मेरे पास दूसरा ऑफर है तो मुझे दो। तो इधर क्या हो जाता है कि प्रॉब्लम ऑनेस्टी के ऊपर आ जाता है। कि ऑब्वियसली ये फेयर भी है कि आप ऑब्वियसली बेटर ऑफर के लिए देखोगे कि आप भी चाहोगे कि मेरा सैलरी जितना इंक्रीज हो सके, एंड एज ए एचआर मैं चाहूंगा कि मुझे कम बजट में जो अच्छा बंदा मिले। दोनों का प्रोस्पेक्टिव है बेसिकली, क्योंकि मुझे भी एक पर्टिकुलर बजट मिला हुआ है, मैं उस बजट के बियॉन्ड नहीं जा सकता। इस वजह से क्या हो जाता है कि रिक्रूटर ज्यादातर टाइम अवॉइड करता है। बट हाँ, अगर सच में आप पोजीशन के लिए इंटरेस्टेड हो, सब में आप वो इंटरेस्ट शो किए एंड वो कन्वे कर पाए कि यू आर ऑनेस्ट मैन, एंड आप अगर आपका प्रोसेस अगर हो रहा है तो आप ऐसे बंदा नहीं हो कि जो आप 10 ऑफर लेके बैठे रहोगे फिर बोलोगे। तो उन केस में 90 डेज का भी प्रोसेस हम लोग करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग प्रोसेस नहीं करते। नो दैट इज मतलब काफी कुछ इस पर्टिकुलर चीज में क्लियर हो गया है, राइट। तो सर आई थिंक वी हैव एक्चुअली ट्राइड टू कवर, हाँ एक क्विकली, जैसे मैंने सैलरी नेगोशिएशन पे भी बात करना था अपने को। तो सैलरी नेगोशिएशन जो है कैंडिडेट के लिए, तो क्योंकि कैंडिडेट अपने दिमाग में कुछ लेके बैठा है कि मुझे इतना ही चाहिए, राइट, पर जरूरी नहीं कि उतना हो। तो इसमें एक राइट अप्रोच क्या हो सकती है सैलरी नेगोशिएशन की, जो दोनों तरफ से एक विन विन सिचुएशन हो, ताकि मुझे भी काम मिले और कंपनी भी मुझसे बेनिफिट ले, राइट। तो सी एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग मुबिन, इधर ना मैं क्या बोलूंगा कि कोई सही या गलत अप्रोच नहीं होता है, हर इंसान का पर्सपेक्टिव अलग है, राइट। किसी का क्या बोलेगा कि भाई मैं 4 लाख पे भी खुश हूँ, कोई बोलेगा कि भाई मेरा 8 लाख भी कम पड़ता है। तो इट्स कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, राइट। एंड आप देखोगे कि यूट्यूब में, इंस्टाग्राम पे बहुत सारा वीडियो मिलेगा, रील मिलेगा कि आप एचआर से ऐसे बात करो, आपको मिल जाएगा, मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से बात करो वगैरह वगैरह। बट फ्रैंकली स्पीकिंग वो सारा चीज काम में नहीं आता है, क्योंकि मैं एज अ टीचर मुझे पता है कि मुझे एक पर्टिकुलर बजट मिला हुआ है, मैं उससे बियॉन्ड नहीं जा सकता। तो अगर आपके दिमाग पे कोई पर्टिकुलर है चीज है कि कोई पर्टिकुलर नंबर है, तो आप वो शेयर कर सकते हो कि आई एम लुकिंग फॉर अ सैलरी रेंज बिटवीन 9 to 10 लाख,
मेरे पास अगर 10 लाख बजट होगा तो मैं आपको प्रोसेस करूंगा। ओके। भले ही आपका सैलरी 3 लाख हो, बट अगर आप बता रहे हो कि मेरा एक्सपेक्टेशन 9 से 10 लाख है, मैं आपको प्रोसेस करूंगा एंड मैं उस लेवल पे आपको देखूंगा भी कि आपका स्किल्स है क्या, राइट। ओके। तो अगर आप स्किल्स से जस्टिफाई कर दिए तो सैलरी आपको मिल जाता है ज्यादातर केस में। बट क्या हो जाता है कि इस चक्कर में जो रील वगैरह में आता है कि ऐसे बात करो, मार्केट स्टैंडर्ड, अपना सीटीसी मत बताओ वगैरह वगैरह, वो फालतू का एक्सक्यूज है। मैं प्रोसेस ही नहीं करूंगा अगर आप मुझे डिटेल्स ही नहीं दे रहे हो। अच्छा, राइट। नहीं, मैं अभी मुझे कुछ नहीं हो रहा है ये चीज का। लेट्स से आपका बार है 10 लाख का, ओके। कोई कैंडिडेट है बोल रहा है नहीं मुझे 30 नहीं चाहिए, तो हो सकता है कि आप एज एन एचआर ये देखोगे कि ये बंदा इस रोल के लिए भी फिट हो सकता है, एक लेवल ऊपर चल के देखते हैं, राइट। और उस केस में आपकी रिस्पॉन्स एज अ कैंडिडेट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, राइट। उनके एक्सपेक्टेशन कंपनी को भी बढ़ जाता है कि यार ये इस लेवल पे नहीं है, अगर इसको एक लेवल ऊपर के किसके एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, चलो इधर फिट करके देखते हैं। एक तो आप पे इंटरव्यू भी हार्ड होगा, राइट। सेकेंडली आपको जाने के बाद आपसे एक्सपेक्टेशन भी जो पहले था वो नहीं रहेगा, क्योंकि आपको सैलरी ज्यादा मिल रही है, राइट। हाँ मोविन, ये आप बहुत अच्छा पॉइंट एक उठाए। मान लीजिए कि मोविन की आप एक दुकान चला रहे हो, जो खाने का दुकान, राइट। तो दुकान का अगर आपका सेल 1 लाख रुपए होगा तभी आप एक 10,000 का हेल्पर रख पाओगे आपके साथ, राइट। तो आप जो भी एक्सपेक्टेशन कर रहे हो कंपनी के साथ, तो आप मेक श्योर करो कि आपके पास वो नॉलेज या फिर वो काम करने का पोटेंशियल है, जो कि आपकी सैलरी से मिनिमम 5x to 10x के अंदर वैरी करता है। तभी जाके कंपनी का ऑपरेशन, अदर्स कॉस्ट वगैरह इन्वॉल्व रहेगा, राइट। तो जब भी आप कोई सैलरी मांग रहे हो तो आप मेक श्योर कर रहे हो कि आप उस लेवल पे पोटेंशियल हो, आपके अंदर पोटेंशियल है। तो अभी इंडिया का जॉब मार्केट बहुत अच्छा है। अगर आपके पास स्किल्स है तो आपको डिजायर सैलरी मिल जाएगा। आपके अंदर अगर पोटेंशियल है वो सैलरी आपको मिल जाएगा इजीली। मैंने ऐसे भी हाइक लेते हुए देखे हैं। करंटली 6 लाख है, बट मैंने 20 लाख तक पैकेज मारते हुए भी कैंडिडेट को देखे हैं। ओके। उस पोटेंशियल लेवल का भी मैंने कैंडिडेट को देखे हुए हैं। तो बेसिकली डिपेंड करता है कि कंपनी के पास कितना बजट है एंड सेकेंड आप कितना डिलीवर कर पा रहे हो। अगर मुझे कैंडिडेट अच्छा लगा, जैसे आपने बोला कि मान लीजिए कि मेरे बजट 1 लाख 2 लाख ऊपर पे जा रहा है, तो मैं क्या कोशिश करूंगा कि अच्छा बंदा टीम मैनेज कर पाएगा क्या, मैं एज असिस्टेंट टीम लीड देख पाऊंगा क्या, अच्छा ये बंदे इस काम के साथ साथ ए वाला काम भी कर पाएगा क्या। थोड़ा जो ऊपर वाला पोजीशन आपने बात किया, तो मैंने उस हिसाब से एवोल्यूशन करना चालू करूंगा। तभी जाके कैंडिडेट का अगर सेटिस्फाई हो रहा है देन वी विल डेफिनेटली प्रोसेस। तो कोई राइट या रॉन्ग अप्रोच नहीं होता है, ऑल अबाउट आपका स्किल एंड कंपनी के पास जो अप्लाई कर रहे हो उसके पास कितना बजट है। ऐसे बहुत बार हुआ है कि बहुत अच्छे कैंडिडेट को हम लोग रीच आउट किए हैं एंड मेरे बजट थोड़ा कम है, बट कैंडिडेट के पास हम लोग के बजट से भी ज्यादा ऑफर मिल गया है, तो उसको हम लोग हायर ही नहीं कर पाए एंड छोड़ना पड़ा। एंड कुछ इसमें ऐसा भी हुआ है कि हम लोग इधर उधर से एडजस्ट करके अपना बजट बढ़ा के उस कैंडिडेट को हायर किया। राइट। तो ऑब्वियसली ये जैसे बहुत अच्छा बोला आपने, कोई रील या कोई पर्टिकुलर स्क्रिप्ट पढ़ के तो नहीं होने वाला ये चीज, राइट। ये चीज आपको अपनी स्किल दिखा के, अपना कैपेबिलिटी दिखा के ही आप अचीव कर पाओगे। इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द कंपनी वो आपको किस टाइप से देख रही है, राइट। तो सैन, वैसे अभी जैसे आप भी हायरिंग कर रहे हो, तो आप करंटली आपके पर्सपेक्टिव से क्या क्या पोजीशंस ओपन है एट द मोमेंट पेरिनियल साइड से, ताकि people can reach out if they have that or if they're interested. Okay, so अभी हम लोग का मूविंग करंटली डेटा एनालिस्ट के ऊपर बहुत सारा हायरिंग चल रहा है एंड हम लोग के पास बहुत सारा पोजीशन भी ओपन है। तो जो कोई डेटा एनालिस्ट है जिसके पास पाइथन का अच्छा नॉलेज है, सीक्यूएल डेटाबेस के ऊपर नॉलेज है एंड मशीन लर्निंग एआई के ऊपर नॉलेज है, डेटा एनालिस्ट के ऊपर काम करना चाहता है, 4+ ईयर्स का एक्सपीरियंस रेंज के अंदर हम लोग देखते हैं, तो लोग अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंडली हम लोग के पास अभी फ्रंट एंड का भी पोजीशन ओपन है, रिएक्ट डेवलपर का, तो 4+ ईयर्स का एक्सपीरियंस रिएक्ट जेएस डेवलपर अप्लाई कर सकते हैं। नोड जेएस का भी हम लोग के पास पोजीशन है,
नोड जेएस का वेरियस पोजीशन है, टीम लीड से लेके सीनियर डेवलपर तक देख रहे हैं। तो 12 साल 8 साल 4+ ईयर्स से जॉब अवेलेबल है हम लोग के पास। इसके अलावा भी जावा डेवलपर का पोजीशन का हायरिंग हमेशा चलता है हम लोग की कंपनी में। तो जो कोई भी 3+ ईयर्स का जावा डेवलपर है, जावा, स्प्रिंग बूट, माइक्रो सर्विसेज पे अच्छा नॉलेज है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो वो आपके थ्रू भी मेरे पास रीच आउट कर सकते हैं। अगर आप मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल या मेल आईडी मेंशन कर रहे हो तो ऑब्वियसली they can reach out to me directly for those positions. Sure. We will mention आपकी LinkedIn ID and if ताकि लोग आपको positions के लिए भी reach out कर सके, और in general if they have any query and if you have that bandwidth to answer, तो वो भी आपके लिए जरूर reach out करें, because Sayan is a very helpful person. इनकी availability की सबसे he'll surely try to guide and help you, right? तो Sayan जाते जाते because we had a very good podcast, तो एक फाइनल आपकी तरफ से कुछ टिप्स या आप अपना एक देना चाहे लोगों को जो हु आर लुकिंग, स्पेशली फ्रेशर्स, अर्ली जॉइनर, लेकिन जो मिड लेवल है, उनके लिए आप कुछ टिप्स नहीं बोलोगे, आपके एंडिंग स्टेटमेंट जो आप देना चाहे तो, ताकि उनको भी थोड़ा सा क्लैरिटी। मोविन, क्या हो जाता है कि फ्रैंकली स्पीकिंग टिप्स ऐसे जॉब मार्केट पे कुछ नहीं। आप थोड़ा देखिए मार्केट पे जब भी आप जॉब ढूंढ रहे हो, एक तो एक प्रॉपर वे में आप रेज्यूमे बनाओ। कीवर्ड जो है आपका एक्सपीरियंस शो करने की कोशिश करो, भले ही आप फ्रेशर्स हो, बट प्रोजेक्ट डिटेल्स डालो कि क्या प्रोजेक्ट आपने स्कूल लेवल पे किया है, क्या नहीं किया है, क्या टेक्नोलॉजी के ऊपर आपका इंटरेस्टेड है। जो एक्सपीरियंस है ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया, कीवर्ड अच्छे से होना चाहिए, प्रोजेक्ट का डिटेल्स अच्छे से होना चाहिए, अचीवमेंट दिख के आना चाहिए, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली बेसिक क्लियर होना चाहिए। कि मैंने बहुत सारा फ्रेशर्स को ये भी देखा है कि अपने रेज्यूमे पे 10 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख लिया, 10 स्किल्स लिख लिया, बट बेसिक उन लोगों का क्लियर नहीं है। तो आई थिंक बेसिक के ऊपर ज्यादा आप लोग काम करो अगर फ्रेशर्स हो तो। डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम प्रॉपर वे में सीखो। 10 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने से अच्छा है कि आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर फोकस करो एंड उसको मास्टर बनाओ, एंड उससे रिलेटेड चीजें सीखो। कि अगर मान लीजिए कि मैं जावा सीख रहा हूँ, नोड सीख रहा हूँ, तो उसके साथ मैं माइक्रो सर्विसेज सीखूंगा। अगर मैं जावास्क्रिप्ट सीख रहा हूँ तो HTML CSS सीखूंगा, रादर देन मैं जावा सीख रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट सीख रहा हूँ, फिर पाइथन सीख लिया, फिर .NET सीख लिया। तो ऐसे करने से अच्छा है कि कोई पर्टिकुलर चीज के ऊपर फोकस करो, उसको मास्टरी बनाओ। सेकेंड, बेसिक डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम को स्ट्रॉन्ग बनाओ। अगर मैं डेवलपमेंट के अंदर जॉब देख रहा हूँ, राइट, सेल्स वाले बंदे को मैं बोलूंगा कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, मार्केटिंग, ये हर कोई बंदे के लिए जो अगर जॉब ढूंढ रहे हो तो उसके ऊपर भी आप काम करो। टेक्निकल के साथ साथ पर्सनल डेवलपमेंट स्किल्स के ऊपर भी आप लोग काम करो। अभी तो ChatGPT इजीली अवेलेबल है, तो आप अपना रिज्यूमे, लिंक्डइन प्रोफाइल मॉडिफाई कर सकते हो। तो उन सारे चीजों को यूज करके मॉडिफाई करो, चीजों को दिखाओ कि आप क्या हो। इट्स ऑल अबाउट ब्रांडिंग। आप अपने आप को जितने अच्छे से ब्रांड कर पाओगे, मार्केट पे प्रेजेंट कर पाओगे, आप उतना अच्छा बिकोगे। हिंदी से आपका जॉब मिलना उतना अच्छा जल्दी आसान होगा। सेम लाइक किसी का प्रोडक्ट अगर अच्छा है बट उसका मार्केटिंग ही अच्छा नहीं है, वो प्रोडक्ट इंसान की तरह रीच आउट ही नहीं कर रहा है, तो प्रोडक्ट बना के कोई फायदा नहीं। सेम आपका अगर अंदर स्किल है, पोटेंशियल है, तो आपको मार्केटिंग भी करना पड़ेगा। तो मार्केटिंग कैसे होगा? आपका रिज्यूमे, आपका लिंक्डइन प्रोफाइल, प्लस जब इंटरव्यू तक आप पहुंच गए तो आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। आप कोई भी जॉब लेवल पे आप अप्लाई करो। And that is a very good insight, especially बहुत सारी इसी क्वेश्चन आंसर के अंदर आपने बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट कवर कर लिए। इम्पोर्टेंस ऑफ बेसिक्स, किस टाइप से टेक्नोलॉजीज चूज करनी चाहिए, राइट, और किस तरह से अपने रिज्यूम को और अपने प्रेजेंटेशन को और अपनी मार्केटिंग स्किल्स को एनहांस करना चाहिए, राइट, कैसे आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो। तो आई थिंक दिस पर्टिकुलर पॉडकास्ट विल बी हेल्पफुल फॉर everyone, right from someone who's watching as a fresher, mid level या senior level के भी, because हमने इस पे हर एक एस्पेक्ट्स पे डिस्कशन किया है। तो दिस विल बी लाइक अ वन स्टॉप सॉल्यूशन
to everyone. Right. So thank you Sayan for giving your time and I really appreciate आपने जिस हिसाब से हर एक चीज को इतने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो थैंक यू वेरी मच. थैंक यू मूविंग, आपने मुझे बुलाया एंड रियली बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ आपकी तरफ से एंड इट वाज अ रियली नाइस डिस्कशन विद यू. थैंक यू Sayan. थैंक यू. Bye.